सफेद धोती और कुर्ता, लमछर शरीर, चौड़ा सीना और मुंह में पान। ऊपर से देखने पर नामवर सिंह की यही है पहचान, ठेठ देसी और बनारसी, जिसे देखने पर लगता है कि कोई किसान गांव से सीधे शहर में आ गया है। पर यह पहचान तो बाहरी है, उनकी असल पहचान तो उनके भीतर निवास करने वाला वो तेजस्वी बौद्धिक व्यक्तित्व है जो पिछले लगभग 60 वर्षों से हिंदी साहित्य की हर बहस के बीचों बीच है। नामवर सिंह बहुत ही बिरले आलोचकों में से हैं। मैं समझता हूँ भारतीय भाषाओं में भी ऐसे कम आलोचक होंगे जिन्होंने सिर्फ आलोचना लिखकर ऐसी मूर्धन्यता और लगभग केंद्रीयता प्राप्त कर ली जैसे कि नामवर सिंह ने की। हिंदी की साहित्य और हिंदी की आलोचना को एकदम एक ऊंचे शिखर तक ले गए हैं नामवर जी। I consider him one of the key figures in the Indian literary criticism and of course in Hindi literary criticism. नामवर सिंह हिंदी के शीर्षस्थ आलोचक हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं। साथ ही शानदार वक्ता और बेजोड़ अध्यापक, विचारों से मार्क्सवादी, प्रगतिशील आलोचना के अगुआ, पर किसी तरह की जकड़बंदी से मुक्त। नामवर जी की आरंभिक ख्याति तो आधुनिक साहित्य के आलोचक के रूप में हुई। नामवर जी ने एक तरह से हिंदी आलोचना को समवर्ती साहित्य की ओर निर्णायक ढंग से मोड़ा। नामवर जी का एक बहुत बड़ा कथन है, बहुत उचित है कि जो नया होता है वही अच्छा होता है। ये तो हो सकता है कि सब नया अच्छा ना हो, लेकिन जो अच्छा होगा वो नया जरूर होगा। उनकी पहली किताब थी बकलम खुद, और फिर आई आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। पर सच्चाई ये भी है कि आदिकालीन से लेकर मध्यकालीन हिंदी साहित्य का उनके समान मर्मज्ञ आज कोई नहीं है। वो केवल समकालीन आलोचक नहीं है, तो बहुत गहरी पैठ पूरी परंपरा जो हिंदी की अभ्रंश उसे पुरानी भी कह लीजिए से होती, बल्कि संस्कृत से वहाँ से होती हुई और आज तक समकालीन जिसको आप कहते हैं वहाँ तक इतनी लंबी दूरी और बहुत अध्ययन के साथ गहरी पैठ वाली एक समझ के साथ इतनी लंबी दूरी मैं नहीं जानता कि आज जो प्रदेश में जो लोग जितने हैं हमारे उनमें कितने तय होगी। जब हिंदी की नई कविता को लेकर तीखी बहसें चल रही थीं और मुक्तिबोध बनाम अज्ञेय की केंद्रीयता को लेकर गहमागहमी थी, तो नामवर जी की किताब आई कविता के नए प्रतिमान। इस किताब ने हिंदी कविता में न सिर्फ मुक्तिबोध के महत्व को स्थापित किया, बल्कि कविता के नए प्रतिमान भी गढ़े। ये वही किताब थी जिस पर आगे चलकर नामवर जी को साहित्य अकादमी सम्मान मिला। कविता के नए प्रतिमान, जिस पर साहित्य अकादमी ने आपको 1972 में पुरस्कृत किया, उस पुस्तक से नामवर जी नए लिखने वाले कवियों और लेखकों के बीच में बहुचर्चित हुए। आज ये जानना दिलचस्प होगा कि नामवर जी खुद इस पुस्तक के बारे में क्या सोचते और कहते हैं। मुख्य रूप से मेरा कहना था, ध्यान ये कि नई कविता के प्रतिमान नहीं, कविता के नए प्रतिमान है। लेकिन प्रयोगवाद और नई कविता, प्रगतिशील कविता है, इनके बीच में एक और अज्ञेय शीर्ष पर थे और उनका बड़ा गुणगान था। दूसरे ओर गजानन माधव मुक्तिबोध थे, वो प्रगतिशील थे, लेकिन उनकी उपेक्षा हुई थी। वो पूरी की पूरी पुस्तक अंधेरे में नाम की कविता जो मुक्तिबोध की है, तो उसमें दिखाने की कोशिश की कविता की ये दूसरी परंपरा है, प्रयोगशील कविता की। एक अज्ञेय जी वाली परंपरा है और दूसरी गजानन माधव मुक्तिबोध की परंपरा है, जो जनवादी परंपरा है, सामान्य जन की है, और वो अभिजात वर्ग की रुचियों की और अभिजात वर्ग की सौंदर्य दृष्टि की, कलात्मकता की परंपरा है। देखिए, स्वयं नामवर सिंह का अज्ञेय जी से जो संबंध है, अगर निजी संबंध छोड़ दें जो कि हमेशा सद्भाव पूर्ण रहा, तो वो संबंध उनकी जो एक तरह की आलोचनात्मक प्रखरता की शुरुआत उनकी अज्ञेय इत्यादि की कविता के विरोध से जुड़ी हुई है। वैचारिक मतभेद होते हुए भी
अज्ञेय जी में और मेरे मन में मेरे जो संबंध थे उसमें एक विशेष प्रकार का वो लगाव बराबर रहा। नामवर जी कविता के साथ साथ कहानी के भी आलोचक रहे हैं। उनकी पुस्तक कहानी नई कहानी ने कहानी को देखने और समझने की दृष्टि बदल दी। कहानी की आलोचना तो एक तरह से हिंदी में शुरुआत ही नामवर सिंह से होती है। उन्होंने कहानी में लगातार एक धारावाहिक स्तंभ लिखना शुरू किया। उन दिनों धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर की कहानी थी, वो बहुत चर्चित थी। लेकिन नामवर जी ने कुछ ऐसा लिखा कि उन्होंने कहानी का ऐसा पाठ प्रस्तुत किया कि पूरी कहानी तहस नहस होगी। उस कहानी को लेकर उन्होंने बताया कि कैसे एक बनी हुई कहानी अनुभव से गुजरी हुई कहानी नहीं है। इस तरह के बहुत से धमाके उन्होंने किए, लेकिन केंद्र में वो हमेशा निर्मल वर्मा को ही रखते थे। जो चीज सबसे ज्यादा विवादास्पद रही है वो ये कि हिंदी की नई कहानी के दौर में जब राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर धूम मचा रहे थे, तो नामवर जी ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को एक विशिष्ट कहानी के रूप में स्थापित किया। इसको लेकर प्रगतिशील बिरादरी में भी उनकी आलोचना हुई। और निर्मल वर्मा की तो कहानी का जो इन्होंने जिक्र किया परिंदे का नई कहानी दौर में, तो सारे कहानीकार नाराज हो गए कि निर्मल जी को इन्होंने हिंदी का पहला नई कहानीकार साबित कर दिया, परिंदे को पहली नई कहानी बताकर। नामवर जी कहानी के आलोचक जरूर रहे, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी सपाट और सीधी सादी नहीं है। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से चली है। इसलिए आप जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की कहानी सुनने जा रहे हैं, वो इतना जान लें कि आपको यहाँ सीधी रेखा वाली कोई सरल सी कथा नहीं मिलेगी। ये गौरतलब है कि नामवर जी ने कहानी नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान के लेख तब लिखे जब वे बेरोजगार थे। बेकारी के दिन की किताब है यही दिल्ली में मैं रहता था, आलोचना का काम देखता था, राजकमल के प्रकाशन से जुड़ा हुआ था और हमारे शुभचिंतक और मित्र भारत भूषण अग्रवाल साहित्य अकेडमी में थे, उपसचिव थे। तो शाम की गोष्ठियों में हम लोग मिलते थे। कभी एक दिन किसी ने कहा कि यूं ही चुनौती के रूप में कि आप दुनिया भर के पुरस्कार देते रहते हैं, और उसको पुरस्कारों की बात चली। बोले पुरस्कार नामवर जी को क्यों नहीं दिला देते? बोले नामवर जी लिखे तो हंसी मजाक में सब बात हो रही थी। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले ये तो लेखों का आलोचना का संपादन करते हैं, लेख लिखते हैं, किताब हमको चाहिए ना साहित्य अकेडमी के लिए। मैंने कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम दीजिए। ज़्यादातर हमारी किताबें 1 रौ में लिखी हुई हैं, इसलिए हफ्ता 10 दिन में है। 10 दिन में ये पूरी किताब मैंने लिखी कर लिया था। रात को मैं लिखता था, दिन में इधर उधर काम करता था, और किताब लिख करके राजकमल प्रकाशन को मैंने दे दिया। उन्होंने छाप दिया और संजोग से उसी किताब पर मुझको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला। लेकिन जब पुरस्कार मिला उसके पहले उस किताब के प्रकाशित होने के बाद मैं जोधपुर चला गया था। नामवर सिंह की जिंदगी संघर्षों से भरी रही है, पर उनकी जीवन गाथा को ठीक से समझने के लिए आपको शुरू से शुरू करना होगा। तो सबसे पहले चलना पड़ेगा उनके गांव जीएनपुर में। जीएनपुर वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव है, मुख्य सड़क से दूर, दूसरे गांव के जैसा ही। नामवर सिंह की आरंभिक शिक्षा यहीं हुई। उसर गांव जो जीएनपुर नाम से जाना जाता था, वहीं मेरा जन्म हुआ। और बहुत छोटा सा गांव था जो 3 ओर चमटोल से घिरा हुआ था। लेकिन गांव में इतना छोटा था कि प्राइमरी स्कूल के लिए पड़ोस में करीब 1 मील के से कम ही आवाजापुर नाम का बड़ा गांव था। वहीं हमारा स्कूल था। प्राइमरी की शिक्षा हमारी आवाजापुर के प्राइमरी स्कूल में हुई, और वहाँ से करीब 1.5-2 मील के फासले पर ये पूरब की दिशा में कमालपुर था, वो बाजार था, और वहाँ मिडिल स्कूल था।
तो प्राइमरी की पाठशाला आवाजापुर में हुई पढ़ाई और मिडिल की कमालपुर में हुई। जीएनपुर से आरंभिक पढ़ाई करने के बाद नामवर जी आगे की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज, जहां से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की और यहीं उनको निराला जी ने पुरस्कृत किया और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने भी। यूपी कॉलेज के बाद नामवर जी हिंदी साहित्य में एमए करने पहुंचे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां गुरु मिले पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर ने कहा है कि तू सतगुण हम नौतन चेला। इन्हें बिल्कुल द्विवेदी जी को एक ऐसे शिष्य की तलाश थी और नामवर जी को भी ऐसे सतगुरु की एक जरूरत थी। तो दोनों एकदम से बिल्कुल एक दूसरे के लिए जैसे बने थे, एक दूसरे के लिए वाली बात हो गई। एमए में टॉपर रहे नामवर सिंह जल्द ही प्राध्यापक भी बन गए, लेकिन नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की आंतरिक राजनीति और दूसरे ये कि 1957 के लोकसभा चुनाव में नामवर जी अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ गए। पार्टी ने कहा कि लड़ जाओ चुनाव हमारी ओर से। मैं नौकरी में था, छुट्टी वहां से ली, कहा कि तुम्हारी टेम्पररी नौकरी है, कन्फर्म हुए नहीं हो और आप बिना अनुमति के चुनाव क्यों लड़ने गए, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से। यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में नौकरी छूटी तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर 1 साल के लिए नौकरी मिली सागर विश्वविद्यालय में। जब कन्फर्मेशन का मामला आया कि तुमने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए से मेरा संबंध नहीं रहेगा, तुम हमारे पास रिकॉर्ड है पुलिस का कि तुम भोपाल गए थे, वहाँ पार्टी दफ्तर में गए थे, सागर में तो नहीं है पार्टी लेकिन तुम कई जगह जाते रहे हो, इसलिए तुम्हारा कन्फर्मेशन नहीं हो सका है। अगर तुम चाहो तो दूसरी जगह मैं एक जॉब तुमको दिलवा सकता हूँ। मैंने कहा नहीं पंडित जी, बड़ी बहुत धन्यवाद, मैं वापस बनारस जाऊँगा। और सागर साल भर की नौकरी छोड़ के मैं चला आया। उसके बाद फिर बेरोजगारी का लंबा सिलसिला। जाएं तो कहां जाएं, न काशी के रहे न सागर के। ऐसे में ठौर मिला दिल्ली में, जहां वे जनयुग का संपादन करने आए। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे कहा कि हम एक हिंदी का संपादकीय साप्ताहिक निकालने जा रहे हैं दिल्ली में, आप आ जाइए संपादक होकर के। तब नामवर सिंह रहते थे दिल्ली के मॉडल टाउन में। नौकरी नाम मात्र की थी और जीवन का संघर्ष जारी था। और जनयुग का काम कर रहा था। उसी बीच में मुझे राजकमल प्रकाशन में परिवर्तन हुआ। पार्टी से इन्होंने कहा कि नामवर जी को हमें दे दीजिए, पार्ट टाइम हमारे यहाँ काम करेंगे, संपादक कुछ दिनों तक जनयुग का देखेंगे। तो मैं दोनों काम करता रहा, अप डाउन। तो उन्होंने कहा कि आप आलोचना निकालिए। तो लगभग जनयुग साप्ताहिक कुछ दिनों तक तो काम किया। फिर मैंने कहा भाई 2 काम मुझे नहीं हो सकते। और फिर मैं राजकमल में एडवाइजर के सलाहकार और संपादक आलोचना का मैं काम करने लग गया। इस लंबी बेकारी के बाद नामवर सिंह को नौकरी मिली जोधपुर विश्वविद्यालय में। जोधपुर वैसे नामवर जी की जिंदगी का वो अध्याय है जिसके बारे में लोग आज कम ही जानते हैं। अध्यापन छोड़ के मैं दूसरे तरह का काम कर रहा था। इसी बीच में मुझे तार मिला जोधपुर विश्वविद्यालय से कि आप हिंदी के प्रोफेसर अपॉइंट किए जाते हैं। यही वो स्थान है जहां हिंदी के पारंपरिक पाठ्यक्रम को बदलने का पहला कदम नामवर सिंह ने उठाया था और जिस पर गहरा विवाद हुआ। मैंने दरअसल आधा गांव नाम की किताब कोर्स में लगाई थी जो राही मासूम रजा की थी। उन्होंने ढूंढा कि इसमें गालियां बहुत हैं। गालियां तो थी और ये पढ़ाई नहीं जा सकती है। बहस उस पर हुई कि भाई ये तो एमए की कक्षा में किताब लगी हुई है। तो सारे विवाद के जड़ में आधा गांव था, लेकिन वो आधा गांव विवाद का कारण नहीं था, कारण उसकी सामग्री थी। सौभाग्य से जेएनयू की स्थापना हो गई। जेएनयू का बनना वरदान साबित हुआ नामवर जी के लिए भी और उनके आसपास जो जितने जा रहे उनमें मैं भी हूँ। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां हिंदी के इस नामवर आलोचक के कई साल गुजरे
और जहां के भाषा विभाग में उन्होंने बरसों अध्यापन किया। यानी नामवर जी ने हिंदी एक विकल्प तैयार किया, कहना चाहिए, जेएनयू में, और हिंदी का एक मंच बनाया। हिंदी विभाग उनके समय में एक बहुत प्रतिष्ठित विभाग बन सका, उनके कारण बना। जेएनयू में नामवर जी ने सिर्फ अध्यापन ही नहीं किया, बल्कि हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण और साहित्य शिक्षण की नई प्रविधि भी विकसित की। नामवर सिंह ने हिंदी का पाठ्यक्रम पहली बार बदलाव शुरू किया था उन्होंने जोधपुर से, और जेएनयू में आके वो और चरम पढ़ने तक पहुंचा। बड़े पैमाने पर जो एक बहुत ही बना बनाया जड़ी भूत जो ढांचा था पाठ्यक्रम का, उसको नामवर सिंह ने तोड़ा। पहली बार उसमें ब्रेक लाए, विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएनयू में ही नामवर जी ने अच्छे अध्यापक की प्रतिष्ठा अर्जित की। दरअसल जहां भी और जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया, शिष्यों के बीच उनकी अपार लोकप्रियता रही। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोयनिधि वगाह्य सब पृथिव्या इव वानदंड। नामवर जी अकेले ऐसे अध्यापक थे जो कोई विषय पढ़ा सकते थे, भाषा विज्ञान से लेके साहित्य तक, शास्त्र से लेके काव्य तक, सब कुछ पढ़ाने की क्षमता अकेले उनमें थी, जो बहुत कम पाई जाती है। मेरा ख्याल है कि शायद हिंदी के पहले मुकम्मिल बड़े अध्यापक थे वो। वैसे तो विवाद हमेशा नामवर सिंह से जुड़े रहे, लेकिन ये सभी विवाद साहित्य की बहसों को आगे बढ़ाने वाले रहे। मिसाल के लिए नामवर सिंह की एक और पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज को लीजिए। वैसे तो ये पुस्तक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुण्य स्मरण के रूप में लिखी गई है। द्विवेदी जी की आलोचना में व्याख्या की भूमिका प्रधान नहीं है, प्रधान भूमिका है उदाहरणों के चयन की। संघ के अनुकूल वे ऐसे उदाहरण चुनकर लाते हैं कि किसी अतिरिक्त युक्ति की आवश्यकता रह नहीं जाती। इस कला के क्षेत्र में वे अप्रतिम आचार्य हैं, यानी किस संदर्भ का छंद उठाकर लाते हैं और ऐसे नए संदर्भ में रखते हैं कि संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। दूसरी परंपरा की खोज में द्विवेदी जी, जो कि अपनी परंपरा के सबसे गहन व्यक्ति माने जाते हैं, उनको दूसरी परंपरा का कहना और दूसरी परंपरा में ले जाना, ये खास एक दृष्टि की भी जरूरत थी इसके लिए, और इसके लिए उनके साहित्य का गहन अध्ययन भी जरूरी था, जो नामवर जी ने किया। लेकिन इसने रामचंद्र शुक्ल बनाम हजारी प्रसाद द्विवेदी बहस को जन्म दिया। वस्तुतः देखा जाएगा तो आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों में इतना अंतर नहीं है जितना अंतर नामवर जी ने दिखा दिया है। अपने संपादन में निकलने वाली पत्रिका आलोचना का एक अंक भी उन्होंने रामविलास शर्मा पर केंद्रित किया। पर यह भी सही है कि उन दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी रहे। चलिए खुद नामवर जी से ही पूछते हैं कि मतभेद के बिंदु क्या थे। तुलसीदास में उनको कोई गड़बड़ी ही नहीं दिखाई पड़ती है। तुलसीदास पर जो किताब लिखी, कोई आदमी, वही तुलसीदास ढोल गंवार शुद्ध पुष्णारी भी लिखते हैं। तुलसीदास शैवों और वैष्णवों के बारे में भेद करते हैं, ये उनको नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैंने बहुत अंत में दुख के साथ मैंने रामविलास जी की प्रशंसा भी बहुत की है, और साथ ही अत्यंत दुख के साथ मैंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को जानते हुए रामविलास जी ये कर रहे हैं। नामवर जी को अपना प्रतिद्वंदी अगर कहीं दिखाई देता है तो रामविलास जी के रूप में ही दिखाई देता है। अर्जुन ने जब पहला बाण मारा तो अपने गुरुदेव के चरणों में मारा। इसलिए मेरा हक है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं उनको इन आलोचकों की परंपरा में तीसरा सबसे बड़ा आलोचक मानता हूँ। एक आलोचक कई जगहों से अंतर्दृष्टियां लेता है, इसलिए ये स्वाभाविक प्रश्न है कि नामवर जी को आलोचकीय अंतर्दृष्टियां कहां से मिली। रामचंद्र शुक्ल से लेकर F.I. लेविस जैसे आलोचकों का उन पर क्या प्रभाव रहा। हिंदी के जितने आलोचक हैं,
पश्चिम की आलोचना से उन्होंने प्रेरणा ली है, बहुत कुछ सीखा है। नामवर जी के व्यक्तित्व के कई अक्ष हैं, एक दूसरे से जुड़े भी और जुदा भी। पिता के रूप में अपने प्यार का इजहार करने के लिए उन्होंने कई नाम मुझे दिए। लगभग रोज उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कि मैं रोज एक नए नाम से तुम्हें बुलाया करूँगा। कभी पूसी कहते, कभी म्याऊ करते, कभी बेटू, कभी अलग अलग नामों से मुझे पुकारा करते थे और चिट्ठियाँ उसी नाम से लिखते थे। तो जिस पीरियड में उन्होंने जिस नाम से मुझे पुकारा, उस नाम से उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी और जहाँ भी जाते थे वहाँ से क्योंकि उस समय फ़ोन से बात होती नहीं थी या मोबाइल था नहीं, तो वो रोज़ के हिसाब से चिट्ठियाँ लिख के लाते थे और मेरे सिरहाने रख देते थे कि ये तुम्हारा टैक्स है, मैं यहाँ पे नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे लिए लिख करके लाया हूँ और जो मैंने वहाँ किया वो एक तरह से इसमें दर्ज है। लोकगीत माँ बहुत अच्छा गाती थी, बहुत सुंदर गाती थी। हमारा ख्याल कि गांव की औरतों में उतना अधिक लोकगीत किसी औरत को नहीं याद था। उसे लोकगीत ढेर सारे याद थे और सुनते थे भैया। सबसे ज़्यादा लगाव अगर किसी चीज़ से है तो किताबों से है और बहुत आसानी से वो अपने दुख को, तकलीफ़ को किताबों के ज़रिए हल कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। अगर बड़े से बड़ा दुख उनकी ज़िंदगी में आता है, बहुत सारे दुख मैंने देखे, और तुरंत वो किताब खोलते हैं और उसके बाद वो पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। नामवर सिंह जीवन के उस दौर में हैं जहां वे जल्द ही 90 वसंत देखेंगे। धीरे धीरे जैसी उम्र हुई है, 90 के करीब में पहुंचने वाला हूँ, जिसका थोड़ा सा संतोष है। आलोचना नाम की त्रैमासिक पत्रिका मैंने निकाली, अब भी वो निकल रही है और उसे मैं महत्वपूर्ण काम मानता हूँ। उस आलोचना के कारण मैंने बहुत कुछ लिखा। चलते चलते ये बता देना भी आवश्यक होगा कि नामवर जी शुरू से ही साहित्य के आलोचक नहीं हैं। शायद बहुतों को सुनकर हैरानी हो, लेकिन सच ये है कि साहित्य में उनका प्रवेश कविता के माध्यम से हुआ। लेकिन एक पहलू और जो अब लोग सोच नहीं पाते नामवर जी को, नामवर जी बहुत अच्छे कवि थे, कविताएं उन्होंने लिखी उस समय। मैं कवि के रूप में पहले उनको जान सका। बचपन में ब्रिज भाषा में कविता लिखते थे और युवावस्था में हिंदी में। बाद में उन्होंने नई कविता पर क्षण भर नाम से ज्ञानोदय में एक स्तंभ शुरू किया। पहली बार हम लोगों ने धूमिल, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह इत्यादि की कविताओं को आलोचनात्मक ढंग से देखने पढ़ने का अवसर पाया। तो ये नामवर जी की बड़ी भूमिका थी। अक्सर माना जाता है कि एक आलोचक लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन नामवर सिंह इसके अपवाद हैं। वजह यह है कि वे जितने अच्छे लेखक हैं उतने ही अच्छे वक्ता भी। नामवर जी ने आलोचना की एक मौखिक संस्कृति भी पैदा की हिंदी में। उनके व्याख्यान जहाँ भी आयोजित होते हैं, सुनकर सैकड़ों लोगों की भीड़ वहाँ उमड़ पड़ती है। बड़े बड़े सभागार छोटे पड़ जाते हैं। इसी कारण उनके प्रशंसक वे भी हैं जो साहित्य की बारीकियों के बारे में कम जानते हैं। नामवर जी की वाणी की गूंज इसी कारण सामान्य जनता में भी मौजूद है। हम हिंदी क्षेत्र के लोगों को जितना नामवर जी का प्राप्य था या मतलब होना चाहिए था, वो हम लोगों ने नामवर जी को नहीं दिया। कोई भी हमारे क्षेत्र का देखें तो बड़ा पुरस्कार, कारण उसके जो भी हो, चाहे हिंदी की राजनीति हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, और या चाहे पुरस्कारों की अपनी सीमाएं या अपने नियमावली हो, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो एक सार्वभौम सम्मान, सबकी तरफ से आदर मिलना चाहिए था, वो भी उतना नहीं नामवर जी को मिला। लोग कहा करते ना कि कहने से जबान नहीं कटती, लेकिन लिखने से हाथ कट जाता है। लेकिन मेरी नज़र में तो कहने से भी जबान कटती है। और हैं सपने, उसको कर लूँ तब कहूँ तो उसका मतलब है कहूँ और न कर पाऊँ तो पश्चाताप होगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।